डेंगू फीवर ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जून टू अगस्त के मंथ में बेसिकली रेनी सीजन में ये दिखाई देता है। तो ओपीडी और आईपीडी में इसके पेशेंट आते हैं तो कंप्लेंट क्या लेके आते हैं? फीवर विद बॉडी। ओके, तो अब हमें पता चाहिए कि ये डेंगू फीवर है या कोई और डिसीज है जैसे कि चिकनगुनिया। तो अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि डेंगू फीवर बाकी डिसीज से कैसे अलग है। तो शुरू करते हैं। इसमें कंटेंट्स में है, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर। तो फर्स्ट शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। डेंगू फीवर इज द कॉमनेस्ट अर्थोपोड बॉर्न दैट इज अर्बो वायरल इलनेस। अर्थोपोड यानी क्या रहते हैं? इंसेक्ट रहते हैं। ओके, इसमें मॉस्किटो और टिक्स, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहेंगे हम? अर्थोपोड बॉर्न यानी अर्बो वायरल इलनेस कहेंगे। डेंगू इज एन emerging public health problem in India with many outbreak in recent year. It is also called as breakbone fever, was coined during Philadelphia epidemic in 1780. ओके, ब्रेकबोन फीवर क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसमें सीवियर मसल स्पाज्म रहता है एंड जॉइंट पेन रहता है, और जैसे कि बोन ब्रेक हो रहे हैं ऐसा इसमें पेन रहता है। तो इसी वजह से इसको ब्रेकबोन फीवर कहा है। जब फिलाडेल्फिया में डेंगू का आउटब्रेक हुआ था इन 1780s में। ओके, डेंगू प्रेजेंट विथ मेनी क्लिनिकल वेरिएंट्स। इसके हम क्लिनिकल वेरिएंट्स देखेंगे। सो डेंगू के चार क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं, मतलब ये चार फॉर्म में हमें दिखाई देता है। कई पेशेंट में ये असिम्टोमेटिक इलनेस की तरह दिखता है, कई पेशेंट में क्लासिकल डेंगू फीवर के फॉर्म में दिखता है, और कभी कभी ये डेंगू हिमोरेजिक फीवर यानी कि DHF ऐसे दिखाई देता है, और कॉम्प्लिकेटेड केस में डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम यानी कि DSS हमको दिखाई देता है। तो क्लिनिकल वेरिएंट्स कितने हैं इसके? चार है। फर्स्ट है असिम्प्टोमेटिक इलनेस, देन सेकंड क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू, थर्ड डेंगू हेमोरेजिक फीवर, एंड फोर्थ डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम। ओके, ये क्लिनिकल वेरिएंट्स है। देन अभी हम सीखेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में 4 सीरोटाइप है डेंगू के। ओके, डेंगू जो वायरस है उसके 4 सीरोटाइप है। उसमें फर्स्ट है DENV1, डेंगू वायरस। ओके, इसको क्या कहेंगे हम? DENV, DENV1। It is isolated from Hawaii in 1944. Second है DENV2, isolated from Guinea 1944. And DENV3 and 4 is isolated from Philippines 1956. ऐसे ये डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप है। ओके, DENV1, 2, 3 and 4. An infected case is the usual reservoir of infection, which is mainly transmitted by Aedes aegypti mosquito. डेंगू वायरस में रिजर्वायर कौन है? इन्फेक्टेड केस है। इन्फेक्टेड केस यानी क्या? इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन जो पेशेंट है उसको हम क्या कहेंगे? रिजर्वायर कहेंगे। और फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर ये ट्रांसमिट कैसे होता है? which is mainly transmitted by Aedes aegypti mosquito. ये मॉस्किटो की वजह से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होता है। इसका क्या है? डे टाइम बाइटिंग हैबिट है। मतलब डेंगू का मॉस्किटो हमें कब बाइट करेगा? ओनली डे टाइम में बाइट करेगा, ये नाइट टाइम में बाइट नहीं करता है। ओके, सो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो डे टाइम बाइटिंग हैबिट है उसकी। ओके, एंड ये मॉस्किटो ब्रीड्स ऑन स्टोर वाटर इन हाउसेस
rainwater collected on terrace, junk, etc. As a vector cannot fly for long distance, movement of infected person is the major cause of distant transmission in the dengue fever. ये जो वेक्टर है, वेक्टर यानी क्या है? एडिस इजिप्टी। ये एडिस इजिप्टी वेक्टर है और इन्फेक्टेड पर्सन क्या है? रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन है। ओके, सो ये वेक्टर यानी कि ये मॉस्किटो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का मूवमेंट, अगर एक शहर से दूसरे शहर में अगर इन्फेक्टेड पर्सन जाता है तो दूसरे शहर में भी ये दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करेगा। सो एज अ वेक्टर कैनॉट फ्लाई फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज द मेजर कॉज ऑफ डिस्टेंट ट्रांसमिशन इन डेंगू फीवर। फिर से एक बार देखेंगे। An infected case is the usual reservoir of infection, which is the mainly transmitted by Aedes aegypti mosquito. Daytime biting habit, and it is breeds on stored water in houses, rainwater collected on terrace junk, etc. As the vector cannot fly for long distance, movement of infected person is the major cause of distant transmission in dengue fever. Some breeding spots for Aedes mosquito that spread dengue fever. ब्रीडिंग स्पॉट्स कौन से हैं डेंगू के? ये एडिस मॉस्किटो के। रेन वाटर इन ड्रम्स एंड स्पॉट, ये पॉट्स एंड ड्रम में जो रेन वाटर रहता है यहाँ पे ये ब्रीड होते हैं। एंड डिस्कार्डेड कंटेनर्स अंडर द शेड, एंड रेन वाटर ट्रैप इनसाइड द टायर्स, ये टायर्स के बीच में भी ये ब्रीड होते हैं। इंडोर प्लांट्स, वाटर पॉट्स एंड वाटर ट्रे अंडरनीथ सम रेफ्रिजरेटर, ये सब उसके ब्रीडिंग स्पॉट है। ओके, अभी हम देखेंगे ये डेंगू का वायरस कैसे रहता है। वायरस, डेंगू वायरसेस आर अर्बो वायरसेस दैट बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लेविविरिडी। ओके, फ्लेविविरिडी ये फैमिली को बिलोंग करता है। एनवलप प्रोटीन बियर्स इपिटोप यूनिक टू सीरोटाइप। ये जो एनवलप प्रोटीन रहता है ये हर एक सीरोटाइप के लिए अलग रहता है। ओके, ये देखो ये एनवलप है, ये हर एक सीरोटाइप, ये जो हमने 4 सीरोटाइप देखे थे, ये हर एक सीरोटाइप के लिए ये एनवलप प्रोटीन अलग अलग रहता है। ओके, envelope protein bears epitope and it is unique to serotypes. Antibodies to unique epitopes neutralize by interfering with the entry of the virus into the cell. और अगर इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो सब इपिटोप्स के लिए यूनिक रहते हैं। ओके, DENV1 के लिए, ये जो DENV1 के लिए अलग एंटीबॉडी रहेगी, DENV2 के लिए अलग एंटीबॉडी रहेगी, ये सब के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज रहती है। ओके, और ये स्पेशल कैसे रहती है? इसके ऊपर जो इपिटोप्स रहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रहती है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रहती है। ओके, सो एंटीबॉडीज to these unique epitopes neutralize by interfering with the entry of the virus into the cell. ओके, और ये जो एंटीबॉडीज रहती है ये क्या करती है? ये एपिटोप को न्यूट्रलाइज करती है। ओके, सो ये डेंगू का स्प्रेड नहीं होने देती है। ओके, सो एंटीबॉडीज टू दिस यूनिक एपिटोप न्यूट्रलाइज बाय द इंटरफेयरिंग विद द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द सेल। सो न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता है? ये वायरस की जो एंट्री है सेल में ये एंटीबॉडी नहीं होने देती है। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। डेंगू वायरस आर अर्बो वायरसेस दैट बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लेविविरिडी। Envelope protein bears epitope unique to the serotype. Antibodies to these unique epitopes neutralize by interfering with the entry of the virus into the cell. ये देखो ये डेंगू वायरस का स्ट्रक्चर है, ये ई डाइमर प्रोटीन एनवलप,
ये सब सीरोटाइप के लिए अलग अलग रहता है, यूनिक टू द डिफरेंट सीरोटाइप। कैप्सिड प्रोटीन मेम्ब्रेन, ये वायरल जीनोम, ये आरएनए वायरस है। ओके, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और ये वायरस, इट इज सराउंडेड बाय एनवलप प्रोटीन, ये एनवलप प्रोटीन है। ओके, यम प्रोटीन मेम्ब्रेन कहा है उसको। और ये जो कैप्सिड है, इसमें क्या रहता है, वायरस का आरएनए जीनोम रहता है, और ये कैप्सिड का प्रोटीन मेम्ब्रेन। ओके, ये देखो, यम प्रोटीन, ई डाइमर, कैप्सिड प्रोटीन, एंड कैप्सिड प्रोटीन के बीच में क्या रहता है, जीनोमिक आरएनए रहता है। नाउ हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। Dengue viruses are transmitted to the humans through the bites of infected female Aedes mosquito. यहाँ पे क्या याद में रखना है, infected, ओके, फ्रॉम फीमेल एडिस मॉस्किटो। ओके, ये जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, वो पहले खुद इन्फेक्टेड चाहिए। ओके, अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें अगर डेंगू का वायरस नहीं है, तो ये वायरस का ट्रांसमिशन नहीं करेगी। ओके, सो इसी वजह से एडिस मॉस्किटो है, वो पहले खुद इन्फेक्टेड चाहिए। सो डेंगू वायरसेस आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो। Mosquitoes generally acquired the virus while feeding on the blood of an infected person in viremic stage, that is 1 to 5 days after onset of illness। अगर कोई infected person रहा और उसके पहले जो 1 to 5 days रहते हैं आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस, उसको क्या कहेंगे हम, वायरेमिक स्टेज कहेंगे। आगे हम सिम्टम्स देखने वाले हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम पूरे स्टेजेस दिखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वायरेमिक स्टेज, अगर उस स्टेज में अगर इन्फेक्टेड पर्सन को ये फीमेल एडिस मॉस्किटो ने बाइट किया, तो वो कैसे हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। ओके, सो मॉस्किटोज जनरली एक्वायर्ड द वायरस while feeding on the blood of an infected person in viremic stage 1 to 5 days after onset of illness। After incubation period for 8 to 10 days, ये कहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड है, ये inside the mosquito है। Okay, after incubation period for 8 to 10 days, an infected mosquito is capable of transmitting the virus to susceptible individual for the rest of its life। रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ यानी क्या, मॉस्किटो की लाइफ। ओके, ये क्या होता है, पहले फीमेल एडिस मॉस्किटो रहता है, वो वायरेमिक स्टेज में इन्फेक्टेड पर्सन के बाइट करता है। सो बाइट होने के बाद क्या होता है, 8 to 10 days के अंदर वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होता है, मतलब 8 to 10 days में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वहां पे प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस होता है। देन क्या होता है, ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ये कैपेबल होता है दूसरे पेशेंट यानी पर्सन को इन्फेक्शन इंड्यूस करने में। ओके, सो दूसरे पेशेंट में ये इन्फेक्शन करता है। सो आफ्टर इंक्यूबेशन for 8 to 10 days, an infected mosquito is capable of transmitting the virus to susceptible individual for the rest of its life। Okay, ये देखो, Aedes aegypti bites dengue infected person in viremic stage, then mosquito ingest blood with the dengue virus, takes 8 to 10 days for dengue virus to incubate। Incubation period 8 to 10 days in mosquito। Okay, after proliferation of dengue virus, then dengue infected mosquito bites another person, from one person to another person। ये जो एडिस मॉस्किटो है, वो ट्रांसमिट करता है डिसीज को। देन दैट पर्सन गेट डेंगू आफ्टर 4 to 13 days लेटर। ओके, 4 to 13 days के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये पर्सन को डेंगू फीवर होता है। क्लियर है? नाउ इटियोपैथोजेनेसिस।
first infection is previously unexposed person lead to transient viremia after an incubation period of 5 to 7 days. At the end of viremia, this patient developed homotype, neutralizing antibodies to provide lifelong immunity against the same serotype. अगर डीएनवी वन टाइप का अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, अगर दूसरी बार अगर फिर से डीएनवी वन का पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, तो उसमें क्या होंगे? होमोटाइप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार होंगे। ओके, सो अगर डीएनवी वन का पहले पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, दूसरी बार अगर डीएनवी वन का ही पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, तो जो पहली बार जो उसकी अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है पेशेंट के बॉडी में, तो वो क्या करेंगे? डीएनवी वन के अगेंस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेम सीरोटाइप। ओके, सेम सीरोटाइप के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पर्सन के बॉडी में तैयार होती है। सो इसको क्या कहेंगे हम? होमोटाइप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ओके, अगर एक टाइप का पेशेंट को फिर से डेंगू फीवर हुआ, तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी। ओके, उसको एक ही टाइप का दूसरी बार फीवर नहीं होगा। ओके, अगर हो भी गया तो वो कैसा रहेगा? असिम्टोमेटिक रहेगा। तो हम आगे वो जो देखने वाले हैं क्लिनिकल वेरिएंट्स, उसमें मैं फिर से बताऊंगी। सो फर्स्ट क्या है? होमोटाइप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेम सीरोटाइप, and then heterotype non-neutralizing antibodies that unfavorably alter the course of second infection with different serotype। अगर पेशेंट को पहली बार डीएनवी वन का इन्फेक्शन हुआ है, देन सेकंड बार डीएनवी टू का हो गया, तो ये बहुत सीरियस रहता है। ओके, तो इसमें नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो वो क्या करते हैं? unfavorably alter the course of second infection with different serotype। यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर होता है। ओके, ये हम आगे देखेंगे। तो होमोटाइप एंड हेट्रोटाइप दो टाइप के एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार होते हैं अगर एक बार डेंगू फीवर होके गया तो। ओके, so first infection is previously unexposed person leads to the transient viremia after an incubation period of 5 to 7 days. At the end of viremia, this patient develop homotype neutralizing antibodies to provide lifelong immunity against same serotypes, and then heterotype non-neutralizing antibodies that unfavorably alter the course of second infection with different serotypes। ये हम डिटेल में आगे की स्लाइड में देखेंगे। Why second serotype viral infection is severe? Okay, so फर्स्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? उसके अगेंस्ट रेसिडुअल एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। देन सेकंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेम सीरोटाइप न्यूट्रलाइज द वायरल इन्फेक्शन। ये देखो, ये जो हमने होमोटाइप में देखा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेम सीरोटाइप। अगर पहले बार फर्स्ट वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद क्या होता है? बॉडी में उसी सीरोटाइप के एंटीबॉडीज रहते हैं। अगर दूसरी बार भी सेम सीरोटाइप का वायरल इन्फेक्शन हो गया, सेकंड वायरल इन्फेक्शन सेम सीरोटाइप, देन न्यूट्रलाइज द वायरल इन्फेक्शन। सो क्या होता है? असिम्टोमेटिक डेंगू फीवर होता है, नहीं तो पेशेंट को फीवर के सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते हैं। तो फर्स्ट वायरल इन्फेक्शन, देन रेसिडुअल एंटीबॉडीज, देन सेकंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेम सीरोटाइप न्यूट्रलाइज द वायरल इन्फेक्शन, देन सेकंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट सीरोटाइप। ये पहले क्या देखा हमने? सेम सीरोटाइप का देखा। अभी किसी पेशेंट को डिफरेंट सीरोटाइप का डेंगू फीवर हुआ, तो क्या होता है? क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। देन ये एंटीबॉडीज बाइंड्स टू वायरियंस बट नॉट न्यूट्रलाइज देम। ये जो एंटीबॉडीज रहते हैं, वो क्या करते हैं? वायरस को अटैच होते हैं, बट इसमें कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो
उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर पाए। देन क्या होता है, एंटीबॉडी कोटेड वायरियंस टेकन अप मोर रैपिडली, देन एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल, यानी क्या, टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है। तो क्या होता है, इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। सो साइटोकाइनिन प्रोडक्शन होता है, वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होता है एंड ह्यूमोरेज होता है। इसी वजह से जो सेकंड वायरल इन्फेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर की ओर हमें लेके जाता है। सो ये हमने देखा होमोटाइप एंड हेट्रोटाइप एंटीबॉडीज। देन अभी देखेंगे पैथोलॉजी। डेंगू फीवर में पैथोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट है वेस्कुलोपैथी। वेस्कुलोपैथी यानी क्या, इंक्रीज परमिएबिलिटी विथ एक्स्ट्रा वेस्कुलर शिफ्ट ऑफ फ्लूइड। एक्स्ट्रा वेस्कुलर शिफ्ट यानी क्या, फ्रॉम ब्लड, कहा के कैपिलरी टू, ये कैपिलरी से ये बाहर जाते हैं। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा वेस्कुलर शिफ्ट कहेंगे, फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर। ओके, increase permeability with extravascular shift of fluid leading to shock and hemoconcentration. So अगर वेन में या कैपिलरी में अगर ब्लड नहीं है, अगर ये कैपिलरी के अंदर का जो ब्लड अगर बाहर आ गया, एक्स्ट्रावेस्कुलर में आ गया, वेसल्स का ब्लड अगर वेसल से बाहर आ गया, तो क्या होगा, वेसल्स में ब्लड कम होगा। इसी वजह से क्या होगा, शॉक होगा एंड वेसल में हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, वेस्कुलोपैथी कहेंगे। इंक्रीज परमिएबिलिटी विद एक्स्ट्रावेस्कुलर शिफ्ट ऑफ फ्लूइड लीडिंग टू शॉक एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन। देन कोएगुलोपैथी, due to activation of clotting fibrinolytic mechanism with DIC like bleeding manifestation. कोएगुलोपैथी यानी क्या, blood's ability to coagulate or form a clot is affected. Okay, ये कोएगुलोपैथी यानी क्या, ब्लड की जो एबिलिटी रहती है कोएगुलेट होने की या क्लॉट फॉर्म करने की, वो हैम्पर हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, कोएगुलोपैथी। ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म विथ डीआईसी लाइक ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में हमें दिखाई देंगे। ये हम सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे। फर्स्ट वेस्कुलोपैथी देखा, देन कोएगुलोपैथी एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन ड्यू टू अबो चेंजेस। अगर ऑर्गन को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑर्गन क्या होंगे, डिसफंक्शन होंगे, ऑर्गन का डिसफंक्शन होगा। सो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हमें इसमें दिखाई देता है। सो वेस्कुलोपैथी, कोएगुलोपैथी एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हमें डेंगू में दिखाई देगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे। असिम्प्टोमेटिक इलनेस, सेकंड था क्लासिकल डेंगू फीवर, थर्ड डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड फोर्थ डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम। अब हम ये एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर। अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर यानी क्या, असिम्प्टोमेटिक इलनेस। ओके, मोर कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन, प्रेजेंट एज नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस। ये मोस्ट कॉमनली यंगर चिल्ड्रन में दिखाई देता है एंड प्रेजेंट एज अ नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस। ओके, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है ये डेंगू फीवर है या कोई और फीवर है। ओके, इसको हम बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस। जनरलाइज इरिथेमेटस फ्लश ओवर बॉडी विथ सफ्यूज फेस। ओके, बॉडी पे इरिथेमेटस फ्लश होता है। ओके, फीवर आने के बाद बॉडी में क्या होता है, इरिथेमेटस फ्लश होता है, रेडनेस होता है बॉडी पे, विथ सफ्यूज फेस। सफ्यूज फेस यानी क्या, ये देखो, इसको हम बोलेंगे सफ्यूज फेस। ओके, रेड चीक्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। देन absence of catarrh despite nasopharyngeal and ocular congestion। यहाँ पे कैटर अब्सेंट रहता है। कैटर यानी क्या, डिस्चार्ज। ओके, नेजल डिस्चार्ज यहाँ पे अब्सेंट रहता है
अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर में, बट नाइजोफेरिंजियल एंड ओक्यूलर कंजेशन हमें दिखाई देता है। ओके, रेडनेस ऑफ नाइजोफेरिंग्स एंड आई, इसको हम बोलेंगे नाइजोफेरिंजियल एंड ओक्यूलर कंजेशन। एंड साइंस ऑफ ब्लीडिंग और कैपिलरी लीकेज आर अब्सेंट, इसीलिए इसको क्या कहा है, अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर। कैपिलरी लीकेज यानी क्या है, इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड शिफ्ट होता है, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी लीकेज। ओके, और ये होना डेंगू में हॉलमार्क का काम करता है। इससे हम डेंगू को अदर डिसीज से डिफरेंशिएट करते हैं। बट यहाँ पे क्या रहता है, साइंस ऑफ ब्लीडिंग एंड कैपिलरी लीकेज अब्सेंट रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर। क्लियर है? फिर से एक बार देखेंगे। undifferentiated dengue fever more common in younger children, present as a non-specific febrile illness, generalized erythematous flush over body with suffuse face, absence of catarrh despite nasopharyngeal and ocular congestion, signs of bleeding or capillary leakage are absent. Next है classical dengue fever. It consists of following phases. फर्स्ट, फेब्राइल फेज। क्लासिकल डेंगू फीवर में थ्री थ्री फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेब्राइल फेज, देन क्रिटिकल फेज, और लास्ट है कन्वर्जन फेज। ओके, हम फर्स्ट फेज देखेंगे, फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज, सडन ऑनसेट ऑफ कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर। डेंगू में हाई ग्रेड फीवर हमें दिखाई देता है कौन से फेज में, फेब्राइल फेज में। फेब्राइल फेज यानी क्या, यहाँ पे हमें फीवर दिखाई देता है। सडन ऑनसेट ऑफ कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हेडेक, मायल्जिया, मायल्जिया यानी क्या, मसल पेन, एंड अल्थ्राल्जिया, अल्थ्राल्जिया यानी जॉइंट पेन। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी क्या, पेन बिहाइंड द आई। देन डिस्प्रोपोर्शनेट ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हमें दिखाई देता है। देन कंजंक्टाइवल कंजेशन। ओके, रेडनेस ऑफ आई हमें दिखाई देती है। फीवर यूजुअली कम्स डाउन एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग आफ्टर 3 to 5 days। ये फेब्राइल फेज कितने दिनों के लिए है, 3 to 5 days। एंड 3 to 5 days के बाद क्या होता है, फीवर कम हो जाता है एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। फिर से एक बार देखेंगे, फेब्राइल फेज, सडन ऑनसेट ऑफ कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हेडेक, myalgia, arthralgia, retroorbital pain, disproportionate bradycardia, conjunctival congestion, and fever usually comes down and profuse sweating after 3 to 5 days। ये देखो, headache, high grade fever, muscle and bone and joint pain, pain behind the eyes, rash, fatigue, bleeding from nose and nausea and vomiting, ये हमें क्रिटिकल फेज में दिखाई देगा। सो सेकंड फेज देखेंगे, क्रिटिकल यानी लीकेज फेज, begins after 3 to 5 days, development of increased capillary permeability and signs of plasma leakage from intravascular to extravascular compartment। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले बताया, इंट्रावेस्कुलर फ्रॉम वेसल टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टू टिश्यू। ओके, फ्लूइड शिफ्ट होता है। ओके, इससे हम डेंगू को अदर डिसीज से डिफरेंशिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी लीकेज में क्या होता है, फ्रॉम एक्स्ट्रावेस्कुलर टू फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट कैपिलरी लीक होती है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड साइंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखना है हमको। ओके, फ्लूइड शिफ्ट कहां से होता है, फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ओके, फ्रॉम वेसल्स टू टिश्यू। देन हाइपोटेंशन, प्लूरल इफ्यूजन। ओके, प्लूरल इफ्यूजन यानी क्या, फ्लूइड बिटवीन लेयर्स ऑफ लंग एंड चेस्ट कैविटी। ओके, लंग्स और चेस्ट कैविटी के बिटवीन जो लेयर रहती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। ओके, उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं।
और हाइपोटेंशन यानी क्या, ब्लड का मतलब जो बीपी रहता है वो कम हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि प्लाज्मा लीकेज होता है, वेसल्स में ब्लड कम हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। देन प्लूरल इफ्यूजन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन इन सम चिल्ड्रन। ओके, ऑर्गन डिसफंक्शन क्यों होगा? क्योंकि अभी वेसल्स में कम ब्लड है, तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गन को ब्लड का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, इसी वजह से ऑर्गन का डिसफंक्शन होता है। फिर से एक बार देखेंगे, क्रिटिकल या लीकेज फेज begins after 3 to 5 days. Development of increased capillary permeability and signs of plasma leakage from intravascular to extravascular compartment, hypotension, pleural effusion, organ dysfunction in some children. अभी ये क्रिटिकल स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्निंग साइंस। ओके, वार्निंग साइंस क्या है डेंगू फीवर के, ये हम देखेंगे। परसिस्टेंट वोमिटिंग, अगर पेशेंट को परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है, ये फीवर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर में जा सकता है। ओके, जो डेंगू हिमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम हमने देखा क्लिनिकल वेरिएंट्स में, ये इस पे जा सकता है। वार्निंग साइंस क्या है डेंगू फीवर की? परसिस्टेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने ये देखा यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड का शिफ्ट होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमिन के मसल है उनको कम ब्लड सप्लाई होता है, इसी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस होता है। जनरलाइज लिथार्जी एंड रेस्टलेसनेस होता है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन यानी क्या, हार्ट बीट तेज होना। ओके, फास्ट हार्ट बीट होना, इसको हम पाल्पिटेशन बोलेंगे। और ब्रेथलेसनेस। देन हिपेटोमेगेली मोर देन 2 सेंटीमीटर। हिपेटोमेगेली यानी क्या, लीवर की साइज बड़ी हो जाना। ओके, 2 सेंटीमीटर से लीवर की साइज बड़ी हो जाना, इसको हम हिपेटोमेगेली कहेंगे। और एबनॉर्मल एलएफटी। ओके, फिर से एक बार देखेंगे, वार्निंग साइंस इन डेंगू फीवर, persistent vomiting, abdominal pain और tenderness, generalized lethargy और restlessness, palpitation और breathlessness, hepatomegaly more than 2 सेंटीमीटर और abnormal LFT। LFT यानी क्या, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें HGOT HGPT की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल LFT। देखो, वार्निंग साइंस ऑफ सीवियर डेंगू। Watch out for warning signs of severe dengue. Many people with dengue can be cared for at home with adequate rest and hydration. जो हमने देखा असिम्टोमेटिक डेंगू है, उसमें हम घर पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट go straight to hospital if you live in dengue prone area and few days after first getting sick with fever. अगर हमें ये नीचे वाले अगर सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर बिलो 38 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों बोला है? क्योंकि अगर फीवर कम हो गया तो दूसरी कौन सी स्टेज चालू हो जाएगी, क्रिटिकल लीकेज फेज। फीवर कम होना यानी डेंगू का कम होना ये नहीं है, दूसरी ये लीकेज फेज शुरू हो गई है, इसका ये इंडिकेशन है। ओके, अगर फीवर कम हो जाता है तो हमें ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है डेंगू में। ओके, और फीवर कम हो गया और आगे के जो सिम्टम्स है अगर वो दिखने लग जाएंगे, यानी क्या, सीवियर स्टमक पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, फास्ट ब्रीदिंग, ब्लीडिंग गम्स, ओके, कैपिलरी लीकेज के ये सिम्टम्स है, ब्लीडिंग गम्स, फटीग, रेस्टलेसनेस, ब्लड इन वोमिट एंड ड्राउजीनेस। अगर ये सब हमें सीवियर वार्निंग साइंस हमें दिखाई देंगे तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। ओके, ये बहुत नेसेसरी है, डेंगू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फीवर कम हो गया तो डेंगू का फीवर कम हो गया है ऐसे नहीं रहता है, डेंगू का फीवर कम हो गया यानी सेकंड ये जो क्रिटिकल लीकेज फेज है ये शुरू हो गई, ये इंडिकेशन है। ओके, देन थर्ड फेज आती है कन्वर्जन, या उसको ही बोलते हैं रिकवरी फेज।
begins after 6 to 7 days of fever with clinical improvement after 24 to 48 hour in critical phase. क्रिटिकल फेज के 24 टू 48 आवर के बाद कन्वर्जेंट फेज शुरू हो जाती है। ओके, इसमें रिकवरी होना शुरू हो जाती है। कंट्रोल ऑफ कैपिलरी लीकेज एंड रिटर्न ऑफ लीक प्लाज्मा बैक इनटू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ओके, कैपिलरी लीकेज कम हो जाता है। ओके, कंट्रोल ऑफ कैपिलरी लीकेज एंड जो एक्स्ट्रावेस्कुलर शिफ्ट हो गया था फ्लूइड का वो फिर से इंट्रावेस्कुलर आ जाता है। एंड रिटर्न ऑफ लीक प्लाज्मा बैक इनटू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। देन gradual reabsorption of extravascular compartment fluid takes place in 48 to 72 hours. ओके, कन्वर्जन फेज कब शुरू हो जाती है? क्रिटिकल फेज के बाद। ओके, बिगिंस आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फीवर विथ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। ये कन्वर्जन फेज में क्या होता है? क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। कब? क्रिटिकल फेज के 24 टू 48 आवर के बाद। उसमें क्या क्या होता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर टू इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, कितने आवर में? 48 टू 72 आवर। क्लियर है ये कन्वर्जन फेज? यहाँ पे क्या क्या हमें दिखाई देगा? जनरल वेलबींग इम्प्रूव्स, एपेटाइट रिटर्न्स, पेशेंट को भूख लगने लगती है। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स अबेट, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन जो बोला था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे क्रिटिकल फेज में, वो कम हो जाते हैं। हीमोडायनामिक स्टेटस स्टेबिलाइजेस। ओके, पेशेंट को हाइपोटेंशन था वो भी नॉर्मल हो जाता है उसका बीपी। देन डायूरेसिस इंस्यूज। ओके, पेशेंट को ओलिगोयूरिया था तो अभी यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ओके, देन some patient may have rash of isolates of white in sea of red। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिकवरी फेज में पेशेंट को रैश आती है उसको क्या कहेंगे हम? आइसलेट्स ऑफ व्हाइट इन सी ऑफ रेड। ओके, देन ये देखो ये है आइसलेट्स ऑफ व्हाइट इन सी ऑफ रेड। मतलब बैकग्राउंड कैसा है इसका? रेड है और इसमें व्हाइट रैशेस आते हैं। ओके, इसको हम कहेंगे आइसलेट्स ऑफ व्हाइट इन सी ऑफ रेड। देन some may experience respiratory distress may occur due to pulmonary edema। ओके, पल्मोनरी इडिमा की वजह से कुछ पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। रिकवरी फेज में हमने क्या क्या देखा? वेलबींग इंप्रूव हो जाती है, एपेटाइट रिटर्न होता है पेशेंट का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स अबेट, हीमोडायनामिक स्टेटस स्टेबलाइज, डायरिसिस इंस्यूज, some patient may have rash of isolates of white in sea of red, and some may experience respiratory distress may occur due to pulmonary edema। Clear है? Now final, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम। ओके, एक साथ देखेंगे हम इसको। सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन। ओके, डेंगू हमें बहुत सारे रेंज में दिखाई देता है। कुछ पेशेंट को सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं और कुछ पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ओके, उसकी ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। और पहले अगर दूसरे सीरोटाइप का उसको इन्फेक्शन हो गया है और बाद में अलग सीरोटाइप से अगर इसको इन्फेक्शन हो गया है तो अलग अलग सीरोटाइप्स की वजह से पेशेंट में डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम हमें दिखाई देता है। सो ये सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन है। ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है इसमें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी क्या? प्लेटलेट काउंट कम हो जाना। नॉर्मल प्लेटलेट कितने रहते हैं? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट नॉर्मल पेशेंट में रहता है। एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज विथ और विदाउट सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम हो जाता है। ओके, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, इसी वजह से पेशेंट में सर्कुलेटरी शॉक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देन साइटोकाइनिन्स एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। साइटोकाइनिन्स की वजह से क्या होता है? इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होती है। ओके, देन पैथोजेनेसिस ऑफ वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज एंड हिमोरेज हमें दिखाई देता है।
ओके, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखे थे ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स एंड नोशिया एंड वोमिटिंग में भी हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है। ओके, इसको हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज एंड हीमोरेज। क्लियर है? अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस। डेंगू का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? फर्स्ट है उसमें क्लिनिकल क्राइटेरिया। ओके, पेशेंट ओपीडी में या आईपीडी में आने के बाद हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट उसमें हम क्या देखेंगे? एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर। पेशेंट हिस्ट्री हमें देगा कि मुझे कल से बहुत ज्यादा, अचानक से बहुत ज्यादा फीवर है। ओके, और वो कैसा है? हाई ग्रेड फीवर है। ओके, देन हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम गम है या नोज से ब्लीडिंग है या वोमिटिंग से या स्टूल से। अगर उसको क्या कहेंगे हम? स्टूल से अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसको हम मलिना कहेंगे। ओके, अगर किसी भी तरह से हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको डेंगू रह सकता है। देन टेंडर हिपेटोमेगेली, एब्डोमिनल जो साइंस हम देखेंगे उसमें क्या देखेंगे? पाल्पेशन के दौरान टेंडर हिपेटोमेगेली हमें लगेगी। देन इफ्यूजन इन बॉडी कैविटीज एंड शॉक। ओके, प्लूरल इफ्यूजन देखा हमने, इफ्यूजन इन बॉडी कैविटीज या असाइटिस भी दिखता है पेशेंट में। एंड शॉक के सिम्टम्स हमें दिखेंगे, बीपी कम हो जाएगा। ओके, पेरिफेरी उसके कोल्ड हो जाएंगे, इसे हम शॉक कहते हैं। देन पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट इन सम पेशेंट, ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या क्या देखा हमने, क्लिनिकल क्राइटेरिया। उसमें क्या क्या देखेंगे हम? पेशेंट को एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, देन हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं, टेंडर हिपेटोमेगेली दिखेगी हमको, देन इफ्यूजन इन बॉडी कैविटीज एंड शॉक एंड पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट इन सम पेशेंट। ये क्या है? ये देखो, ये टॉर्निकेट यानी क्या? ये बीपी की मशीन है, ये हम बीपी कफ पेशेंट को लगाएंगे। देन क्या देखेंगे? inflate blood pressure curve to the point midway between systolic and diastolic pressure। ओके, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के मिडवे हम पेशेंट को बीपी कफ लगा के इन्फ्लेट करके 5 मिनट तक रखेंगे। देन पॉजिटिव अगर टेस्ट रहेगी तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? ये देखो, ये पेटे की है। ओके, रेड स्पॉट हमें हैंड में दिखाई देंगे। ओके, 5 मिनट बीपी कफ इन्फ्लेट करने के बाद। पॉजिटिव कब कहेंगे हम? 20 और मोर पेटी की पर 1 इंच स्क्वायर। ओके, 6.25 सेंटीमीटर में हमें अगर 20 से ज्यादा पेटी की हमें दिखाई देंगी तो ये पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट है। ये क्या दिखाई देगा हमको? पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट से हमें क्या समझेगा कि पेशेंट शॉक में है या नहीं। ओके, इंट्रावेस्कुलर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, ये हमें पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट से पता चलेगा। इसमें क्या होता है? हिमेटोक्रिट बढ़ जाएंगे, इसीलिए हमें ये पेटी की दिखाई देंगी। ओके, क्लियर है? डायग्नोसिस हमें क्लिनिकल क्राइटेरिया से पहले करना है। देन अभी हम देखेंगे लेबोरेटरी क्राइटेरिया। राइजिंग हिमेटोक्रिट। ओके, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा लीकेज होने के बाद क्या होगा? ब्लड कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेट होगा। ओके, इसी वजह से क्या होगा? हिमेटोक्रिट बढ़ जाएंगे। ओके, ऐसे हमें सीबीसी में दिखाई देगा। हिमेटोक्रिट यानी क्या? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन यूर ब्लड। ओके, आरबीसी की संख्या हमें बढ़ गई है, ऐसे सीबीसी में हमें दिखाई देगा। पर ये एक्चुअल में बढ़ती नहीं है। जो प्लाज्मा रहता है इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर, जो शिफ्ट के कारण प्लाज्मा कम हो जाता है, ब्लड का डाइल्यूशन कम हो जाता है, इसीलिए हमें सीबीसी में ये दिखाई देता है कि हेमाटोक्रिट ब्लड में बढ़ गए हैं। ओके, राइजिंग हेमाटोक्रिट, लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। देन डिक्रीजिंग ल्यूकोसाइट काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी कम हो जाता है। नॉर्मल कितना रहता है? 4000 टू 11000। देन इंक्रीजिंग लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। ओके,
20% टू 45% ये नॉर्मल लिम्फोसाइट रहते हैं हमारे ब्लड में, और 45% के अगर ज्यादा बढ़ गए तो उसको क्या कहेंगे हम, इंक्रीजिंग लिम्फोसाइट काउंट। ओके, लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। देन हायर इंक्रीजिंग एसजीओटी एंड एसजीपीटी। ओके, जो एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें हिपेटोमेगैली हमें दिखाई देंगी। ओके, हिपेटोमेगैली के कारण क्या होगा, एलएफटी भी बढ़ के आएगी। एसजीओटी एंड एसजीपीटी के क्रमांक हमें बढ़ के आएंगे। ओके, देन एक्सरे प्लूरल इफ्यूजन, एक्सरे में क्या हमें दिखाई देगा, प्लूरल इफ्यूजन के चेंजेस दिखाई देंगे। देन यूएसजी में ascites एंड enlarged गॉल ब्लैडर ड्यू टू वॉल एडिमा। हमने ये देखा था इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड का शिफ्ट होता है। ये फ्लूइड के शिफ्ट के कारण क्या क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, ascites होता है, इसीलिए हमें यूएसजी में ये ascites दिखाई देगा। देन ये गॉल ब्लैडर में भी फ्लूइड जमा होता है, सो एनलार्ज गॉल ब्लैडर ड्यू टू वॉल एडिमा। फिर से एक बार देखेंगे लेबोरेटरी क्राइटेरिया में हमने क्या क्या देखा, राइजिंग हिमेटोक्रिट, लो प्लेटलेट काउंट, डिक्रीजिंग ल्यूकोसाइट काउंट, इंक्रीजिंग lymphocytes, हायर इंक्रीजिंग एसजीओटी एंड एसजीपीटी, एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन एंड यूएसजी में ascites एंड एनलार्ज गॉल ब्लैडर ड्यू टू वॉल एडिमा। देन लास्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। अभी हम डेंगू में क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट करने वाले हैं, उसमें सब जगह ये किए जाता है NS1 एंटीजन टेस्ट। ओके, NS1 एंटीजन पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 5 days ऑफ फीवर and antigen disappear after 4 to 5 days and test become negative। ये NS1 क्या है, डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस, उसको हम बोलेंगे NS1 यानी क्या, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। ओके, NS1 को क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। इट इंडिकेट्स रिसेंट एक्सपोजर। एंड रिसेंट एक्सपोजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि this glycoprotein secreted by dengue virus during initial phase of illness। ये जो एंटीजन है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो वायरस सिक्रेट करता है फर्स्ट कुछ दिनों में, इसीलिए फर्स्ट 3 to 5 days ही हमें ये पॉजिटिव आती है टेस्ट। देन एंटीजन डिसअपियर होता है आफ्टर 3 to 5 days एंड टेस्ट बिकम निगेटिव। ओके, सो पहले फेब्राइल फेज में ही हमको दिखाई देगा कि NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। बाद में अगर पेशेंट को डेंगू रहेगा और फिर भी NS1 एंटीजन टेस्ट निगेटिव आ सकती है। सो NS1 एंटीजन टेस्ट, NS1 एंटीजन पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 5 days of fever, then antigen disappear after 3 to 5 days and test become negative। Then second है IgM antibody test from 5 days of illness to 60 days। IgM antibody कब तक पॉजिटिव आएंगी, 5 days के बाद टू 60 days तक। ओके, देन ये डिसअपियर होती है IgM एंटीबॉडी। ओके, थर्ड है polymerase chain reaction PCR is confirmatory in acute phase but test may negative after first week of illness। Then last है IgG antibody test, it is positive at 2 to 4 weeks after infection। okay, laboratory test में हमने क्या क्या देखा, NS1 antigen test, IgM antibody test, polymerase chain reaction and IgG antibody test। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसमें फर्स्ट है वायरल फीवर। वायरल फीवर से डेंगू फीवर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वायरल फीवर ये माइल्ड फॉर्म में रहता है और उसमें जो डेंगू फीवर के 3 स्टेजेस बताए गए हैं वो नहीं दिखाई देते। देन उसमें प्लेटलेट काउंट एंड ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी नहीं दिखाई देता। ओके, सो वायरल फीवर ये माइल्ड फॉर्म है और डेंगू फीवर है जो वायरल फीवर का ही एक पार्ट है, बट उसमें 3 स्टेजेस, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होना एंड ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन ये हमें दिखाई देता है। सो हम वायरल फीवर को डेंगू फीवर से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन सेकंड है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमको पेशेंट में, उसमें कफ एंड कोल्ड ज्यादा दिखाई देता है। और इन्फ्लुएंजा कैसे स्प्रेड होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन।
ये माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में रहता है। इसमें फीवर भी माइल्ड टू मॉडरेट रहता है और नो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई देते हैं। ओके, इन्फ्लुएंजा में हमें ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिखाई नहीं देते हैं। देन मलेरिया, मलेरिया में हमने 3 स्टेजेस देखे हैं। फीवर विथ चिल्स रहता है, जैसे कि कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड वेट स्टेज। ओके, ये डेंगू में हमें नहीं दिखाई देते। देन एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर में हमने स्टेप लैडर फीवर देखा था। ओके, और इसमें हमने कोटेड टंग, टिम्पेनिक एब्डोमेन ऐसे साइंस देखे थे। देन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, बट ये हमें डेंगू फीवर में नहीं दिखाई देता। ऐसे हम डेंगू को एंटेरिक फीवर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन रिकेट्सिया फीवर, रिकेट्सिया फीवर इट इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड इसमें वेक्टर कौन रहता है, ऑर्थोपोड वेक्टर्स जैसे कि माइट्स एंड टिक्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, विजिबल बाइट साइन हमें इसमें दिखाई देता है एंड ईस्चर फॉर्मेशन दिखाई देता है। जहां पे टिक ने बाइट किया है वहां पे हमें ईस्चर फॉर्मेशन दिखाई देता है। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट है चिकनगुनिया, जो कि डेंगू फीवर जैसा ही हमें दिखता है, बट चिकनगुनिया में जॉइंट पेन ज्यादा दिखाई देता है, जो कि डेंगू फीवर में माइल्ड फॉर्म में रहता है। डेंगू वर्सेस चिकनगुनिया, क्लिनिकल फाइंडिंग्स चिकनगुनिया एंड डेंगू। फीवर चिकनगुनिया में ज्यादा दिखाई देता है। हेडेक चिकनगुनिया एंड डेंगू में सेम अमाउंट में रहता है। देन रैश, दोनों में भी मैक्युलोपैपुलर रैश रहती है। अल्थ्रालजिया यानी जॉइंट पेन चिकनगुनिया में हमें ज्यादा दिखाई देता है, डेंगू में माइल्ड फॉर्म में रहता है। मायल्जिया यानी मसल पेन चिकनगुनिया में कम दिखाई देता है, बट डेंगू में ज्यादा दिखाई देता है। शॉक लाइक सिम्टम्स चिकनगुनिया में हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कम नहीं होता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेस्कुलर जो शिफ्ट है वो नहीं होता है यहाँ पे। ओके, डेंगू में ये दिखाई देता है। देन ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन चिकनगुनिया में कम रहते हैं, बट डेंगू में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। अभी हम देखेंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स चिकनगुनिया वर्सेस डेंगू फीवर। यहाँ पे इलिवेटेड हिमेटोक्रिट चिकनगुनिया में हमें नहीं दिखाई देते, बट डेंगू में हमें दिखाई देते हैं। ल्यूकोपेनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम ज्यादा हमें डेंगू में दिखाई देता है, चिकनगुनिया में इतना ज्यादा नहीं रहता है। ओके, न्यूट्रोपेनिया चिकनगुनिया में कम रहता है, बट डेंगू में ये ज्यादा दिखाई देता है। लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ना चिकनगुनिया में कम होता है, बट डेंगू में ज्यादा दिखाई देता है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट काउंट कम चिकनगुनिया में कम होता है, डेंगू में हमें ज्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखाई देता है। ओके, ये सारे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हमें डेंगू में ज्यादा दिखाई देते हैं, चिकनगुनिया में कम दिखाई देते हैं। ओके, सो मेन हमें याद में रखना है अल्थ्रालजिया चिकनगुनिया में ज्यादा रहता है, और ये जो इलिवेटेड हिमेटोक्रिट, ल्यूकोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया, लिम्फोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये हमें डेंगू में दिखाई देता है। ओके, सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने देखा वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एंटेरिक फीवर, रिकेट्सिया फीवर एंड चिकनगुनिया। ये हमें याद में रखना है, हम इससे डेंगू को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंगू का मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट है डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन। ओके, जो माइल्ड फॉर्म है डेंगू का, अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे ये अब हम देखेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट है नीड नॉट टू बी हॉस्पिटलाइज, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की इसमें जरूरत नहीं रहती है। ओके, होम बेसिस पे भी हम ये कर सकते हैं। ओके, पेशेंट को हम बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे एंड एडिक्वेट ओरल हाइड्रेशन को एडवाइस देंगे। ओके, एडिक्वेट ओरल हाइड्रेशन में हम पेशेंट को ओआरएस, फ्रूट जूस एंड प्लेन वाटर ऐसे हम रिकमेंड कर सकते हैं। देन फीवर एंड बॉडी एक is best treated with paracetamol. ओके, डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइंस में हमें खाली पेशेंट को क्या देना है, पैरासीटामोल एंड एडिक्वेट ओरल हाइड्रेशन देना है। ओके, पैरासीटामोल का डोज कितना है, पर ओरल 15 mg पर केजी पर डोज, एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर हम पेशेंट को
15 mg पर केजी पर डोज से पैरासीटामोल दे सकते हैं। देन आईवी पैरासीटामोल का डोज कितना है, 5 mg पर केजी पर डोज एवरी 4 to 6 आवर। ओके, देन एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन शुड बी अवॉइडेड। इसमें रिस्क ऑफ गैस्ट्राइटिस रहता है। ओके, ड्यू टू रिस्क ऑफ गैस्ट्राइटिस हमें एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन अवॉइड करने चाहिए। ओके, मॉनिटर फॉर वार्निंग साइंस। पेशेंट में कोई वार्निंग साइंस है या नहीं, ये हम मॉनिटर करेंगे। ओके, यहाँ पे परसिस्टेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जो वार्निंग साइंस में हमने देखा था, वो डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइंस में हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये हम पेशेंट को मॉनिटर करने को बोलेंगे। ओके, मॉनिटर फॉर वार्निंग साइंस। देन ओआरएस, फ्रूट जूस और प्लेन वाटर फॉर रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ओआरएस, फ्रूट जूसेस एंड प्लेन वाटर। ओके, ये हमने देखा डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइंस। इसमें मेन क्या याद में रखना है, पेशेंट को हम घर से ही मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें हम क्या देंगे पेशेंट को, खाली पैरासीटामोल एंड ओरल रिहाइड्रेशन का पेशेंट को हम बोलेंगे। ओके, ये दोनों चीजें हमें याद में रखनी है। देन डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइंस। ओके, वार्निंग साइंस में क्या क्या था, परसिस्टेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, देन हिपेटोमेगेली, ये सब वार्निंग साइंस में हमने देखा था। उसमें हमें क्या करना है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज रिकमेंडेड। ओके, पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटलाइज करना है। देन सीरियल हिमेटोक्रिट एंड प्लेटलेट काउंट करना है। ओके, सीबीसी करना है। कब तक करना है, टिल पेशेंट इज अफेब्राइल पीरियड इज 2 to 3 days, 2 to 3 days आफ्टर अफेब्राइल पीरियड। ओके, सो फेब्राइल पीरियड होने के बाद भी 2 to 3 days हमें सीरियल हिमेटोक्रिट एंड प्लेटलेट काउंट करना है। ओके, सीबीसी पेशेंट का करना है। देन केसेस विद परसिस्टेंट वोमिटिंग में नीडेड पैरेंटल फ्लूइड। पैरेंटल फ्लूइड यानी क्या, आईवी फ्लूइड। ओके, आईवी फ्लूइड हमें पेशेंट को देना है। डेंगू फीवर विद वार्निंग साइंस हमने देखा, उसमें क्या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, सीरियल हिमेटोक्रिट एंड प्लेटलेट काउंट करना है एंड पैरेंटल फ्लूइड हमें पेशेंट को देना है। ये देखो, ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, ड्रिंक plenty of water to avoid dehydration, healthy diet to get all the nutrients, and acetaminophen यानी पैरासीटामोल कैन रिलीव पेन एंड रिड्यूस फीवर। फीवर और पेन के लिए हमें पैरासीटामोल देना है। एंड कंप्लीट रेस्ट फॉर फास्ट रिकवरी। ओके, देन व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया इन डेंगू फीवर। फर्स्ट, वार्निंग साइंस। सेकंड, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पेशेंट को गम से ब्लीडिंग हो सकती है, हिमेटेमेसिस हो सकता है, मलीना हो सकता है। अगर ये सब साइंस हमें दिखाई देंगे तो पेशेंट को हम एडमिशन का बोलेंगे। देन परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर, सडन ड्रॉप ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रैपिड फॉल इन प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाना, 50,000 से भी कम हो जाना, ये एडमिशन का क्राइटेरिया है। देन हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी बहुत कम हो गया है एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। सो ये सब एडमिशन के क्राइटेरिया है डेंगू फीवर में। उसमें क्या क्या देखा हमने, वार्निंग साइंस, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, persistent high grade fever, sudden drop of body temperature, rapid fall in platelet count, hypotension and organ dysfunction. Now डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइंस। ओके, इसमें हमें क्या क्या देखना है, वार्निंग साइंस में पेशेंट को ब्लीडिंग है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है एंड एसिटी राइज इज मोर देन 20% ऑफ इट्स बेस। ओके, देन डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइंस में हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है, आईवी फ्लूइड। उसमें क्या देंगे हम, नॉर्मल सलाइन देंगे 6 ml पर केजी पर आवर से 1 to 2 आवर तक हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देंगे 6 ml पर केजी पर आवर से। फिर देखेंगे एससीटी। ओके, फिर पेशेंट का सीबीसी काउंट करेंगे, उसमें हम देखेंगे एससीटी कितना आ गया है। अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो आईवी फ्लूइड 3 ml पर केजी पर आवर से 2 to 4 आवर देंगे। पहले कैसे दिया था, 6 ml पर केजी पर आवर
फॉर 1 to 2 आवर। देन अगर एसिटी कम हो गया तो इम्प्रूवमेंट आ गई पेशेंट में। देन हम आईवी फ्लूइड कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 ml/kg/आवर से 2 to 4 आवर देंगे। देन कम करेंगे आईवी फ्लूइड 1.5 ml/kg/आवर से 2 to 4 आवर देंगे एंड डिसकंटिन्यू आफ्टर 24 to 48 आवर। पहले हम पेशेंट को क्या देंगे, आईवी फ्लूइड 6 ml/kg/आवर से देंगे, देन 3 ml/kg/आवर से, देन 1.5 ml/kg/आवर से एंड डिसकंटिन्यू करना है इंप्रूवमेंट के बाद आफ्टर 24 to 48 आवर। अगर एससीटी में ये हमने ये दिया 6 ml/kg/आवर से 1 to 2 आवर दिया, फिर उसका एससीटी किया, वो राइज ही है, एससीटी राइजेस और मोर देन 45% से है, देन हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आईवी फ्लूइड 10 ml/kg/आवर से फिर से एससीटी करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट है तो फिर 3 ml, फिर 1.5 ml। ओके, क्लियर है। अगर एसिटी राइज ही है तो हम कैसे देंगे, 10 ml/kg/आवर से देंगे। इंप्रूवमेंट आ गई पेशेंट में तो 3 ml एंड 1.5 ml से देंगे एंड देन डिसकंटिन्यू आफ्टर 24 to 48 आवर। अगर नो इम्प्रूवमेंट है, एसिटी फिर से फॉल हो गई, देन हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, पहले क्या किया हमने, 6 ml से दिया, इंप्रूवमेंट आ गई, डिसकंटिन्यू किया। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आई तो हम 10 ml से देंगे। 10 ml से भी इंप्रूवमेंट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसमिशन करेंगे। ओके, क्लियर है। 5 ml to 10 ml/kg से ब्लड ट्रांसमिशन के बाद पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाती है। ओके, अब हम देखेंगे डेंगू हिमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक लाइक सिम्टोम। उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 रहता है। ओके, और एसिटी इज मोर देन 20%। देन हम डायरेक्टली आईवी फ्लूइड 10 to 20 ml/kg/आवर से पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट हो गया, एसिटी फॉल हो गए, कंटिन्यू आईवी फ्लूइड एज फॉलो, 10 ml, देन 6 ml, देन 3 ml एंड 1.5 ml। ये हमें याद में रखना है, 6 ml, 3 ml, 1.5 ml। एंड डेंगू हिमेरेजिक फीवर, डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम में आईवी फ्लूइड कहाँ से स्टार्ट किया है, 10 to 20 ml/kg/आवर से। ओके, पेशेंट को ये बोलस में हम दे सकते हैं। ओके, डेंगू हिमोरेजिक फीवर में है पेशेंट, डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम में है, तो आईवी फ्लूइड 10 to 20 ml/kg/आवर से हमें पेशेंट को देना है। अगर आईवी फ्लूइड देने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे 5 to 10 ml से। ओके, 5 to 10 ml/kg से। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं है पेशेंट में, देन आइनोट्रॉप्स देंगे। आइनोट्रॉप्स क्या रहते हैं, वेस्ट्रो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, बीपी ऐसे हमें पेशेंट का बढ़ाना है। ओके, आइनोट्रॉप से बीपी बढ़ता है पेशेंट का। ओके, इसमें डोपामाइन, डोबुटामाइन हम यूज करते हैं। देन मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड एंड लुक फॉर एबीसी। ओके, एयरवे, ब्लड एंड ब्रीदिंग एंड कार्डियक सर्कुलेशन। ओके, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी। ओके, सो हमने डेंगू फीवर एंड डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम देखा, उसमें मैनेजमेंट देखी हमने। वहां पे फर्स्ट क्या है, बोलस देना है 10 to 20 ml का। अगर इंप्रूवमेंट हो गई तो 10, 6, 3 एंड 1.5 ml से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आई तो आइनोट्रॉप्स देंगे, मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड रखेंगे एंड एबीसी देखेंगे पेशेंट का। ओके, क्लियर है। ये देखा हमने डेंगू हिमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम का मैनेजमेंट। अभी हम पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज करेंगे, क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज। ओके, कब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, स्टेबल वाइटल साइंस फॉर मोर देन 2 to 3 days। 2 to 3 days के लिए पेशेंट एकदम स्टेबल है। ओके, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट 2 to 3 days हो गए हैं अब पेशेंट को, और उसके वाइटल साइंस स्टेबल है। ओके, बीपी नॉर्मल है,
रेस्पिरेशन नॉर्मल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, तो हम आफ्टर 2 to 3 days पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। एंड देन प्लेटलेट काउंट इज मोर देन 50,000। ओके, 50,000 से अगर प्लेटलेट काउंट पेशेंट का ज्यादा है तो हम डिस्चार्ज का सोच सकते हैं। देन विजिबल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, पेशेंट को अच्छी सी भूख लग रही हो, ओके, यूरिन आउटपुट अच्छा है, मोशन अच्छा है, मलिला रही है, हेमाटोमेसिस नहीं है, कोई भी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। देन नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड गुड यूरिन आउटपुट। ओके, नाउ प्रिवेंशन। अभी हम डेंगू का प्रिवेंशन कैसे करेंगे ये देखेंगे। वेक्टर कंट्रोल मेजर्स। वेक्टर कंट्रोल मेजर्स में एडिस इजिप्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ ब्रीडिंग साइट्स, ओके, जहाँ पे ये मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। प्रोलॉन्ग इंडोर वाटर स्टोरेज, यूज ऑफ लार्विसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओके, अवॉइडेंस ऑफ ब्रीडिंग साइट्स में क्या क्या आएगा। प्रोलॉन्ग इंडोर वाटर स्टोरेज नहीं करेंगे हम, यूज ऑफ लार्विसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। देन पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स में क्या क्या है। रिपेलेंट्स, नेट्स एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रैवल टू आउटब्रेक एरिया। ओके, रिपेलेंट्स यूज करेंगे जो स्किन पे हम यूज करते हैं। देन नेट्स यूज कर सकते हैं एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रैवल टू आउटब्रेक एरिया, जहाँ पे डेंगू फीवर है वहां पे हम ट्रैवल नहीं करेंगे। ओके, ये पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स है। नाउ वैक्सीन। डेंगू में वैक्सीन नहीं है। ओके, फॉर ईच सीरोटाइप आर अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट में है, अभी तक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में और आईआईपी में डेंगू वैक्सीन नहीं इंक्लूड है। ओके, उस पे रिसर्च चालू है। फॉर ईच सीरोटाइप आर अंडर डेवलपमेंट, बट इस सीरोटाइप का अलग अलग वैक्सीन क्या करता है। इट कैरी द रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। ओके, एक सीरोटाइप की वैक्सीन अगर दी तो दूसरे सीरोटाइप का अगर डेंगू का इन्फेक्शन हुआ तो हमने देखा है ये क्या करता है, डेंगू हिमोरेजिक फीवर करता है या डेंगू शॉक लाइक सिंड्रोम करता है। सो एक ही सीरोटाइप पे हम पेशेंट को वैक्सीन नहीं दे सकते। सो डेंगू फीवर में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन की टिप्स देखेंगे। यूज ऑफ गुड मॉस्किटो रिपेलेंट्स, देन इलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर, वेल स्क्रीन हाउसिंग, wear protective clothing and use of guppy fish in swimming pool।